चले आगे। बस चलो देखो, देखिए अगला क्या है। The timber having durability life of more than 120 months is classified as, अच्छा 10 साल से बड़े की ड्यूरेबिलिटी, तो इसको हमने 3 क्लास में क्लासिफाई किया हुआ। सो ड्यूरेबिलिटी के बिहाफ पे अभी मैंने बीएमसी के आपको मैराथन कराई है, उसमें टिम्बर मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक ही था, उसमें टिम्बर की क्लासिफिकेशन आई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिम्बर वाज देयर। उसमें हमने ड्यूरेबिलिटी के बिहाफ पे टिम्बर को क्लासिफाई किया था, हाईली ड्यूरेबल, मॉडरेटली ड्यूरेबल, लो ड्यूरेबल। हाईली ड्यूरेबल टिम्बर वो होता है जिसकी लाइफ 120 महीने से ज़्यादा हो। मॉडरेटली ड्यूरेबल वो होता है जिसकी लाइफ 60 से लेके 120 महीने के बीच में हो। और लो ड्यूरेबल वो होता है जिसकी लाइफ 60 महीने से भी क्या हो, कम हो। तो अभी बोल रहा है लाइफ 120 महीने से ज़्यादा है, तो कैसी है ये, हाईली ड्यूरेबल। मीडियम ड्यूरेबल कुछ होती नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ही नहीं है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। तो 120 मंथ, 60 to 120 मंथ और 60, ये क्लासिफिकेशन है। दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज अवेलेबल। क्लियर है। चले चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछी हुई है। निकाल के बताओ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। D60/D10, बिल्कुल सही बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगी हमारी, रेशियो ऑफ D60/D10। So 3 by 0.75, 3 by 4, so coming out to be how much, 4। इसमें भी इतना टाइम लगाता है, इसमें भी इतना टाइम लगता है क्या? और कुछ लोगों का तो गलत भी आंसर आ रहा है, ये तो फटाफट फटाफट हो जाना चाहिए। चलो, इन जनरल शीप फुट रोलर्स आर मोस्टली सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। जो शीप फुट रोलर है वो सूटेबल होते हैं किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए? तो शीप फुट रोलर की सूटेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, बता सकते हैं। शी फूड रोलर सूटेबल होता है किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए? क्लेई सॉइल के लिए, तो क्लेई सॉइल हो, फिर या क्लेई और सिल्टी सॉइल हो, सैंड या सिल्टी क्लेई हो, कहने मतलब क्ले की प्रोपोर्शन क्या हो, ज़्यादा हो, तो कोहेसिव सॉइल के लिए काम कर जाता है। इट इज सूटेबल टू बी यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, यानी हाईली प्लास्टिक क्ले। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सैंड के लिए कौन सी सूटेबल होती है रोलर? सैंड के लिए कौन सूट कर जाता है? वाइब्रेटरी रोलर। तो जो वाइब्रेटरी रोलर होते हैं वो सूट कर जाते हैं हमारे सैंड के लिए। देन ग्रेवल के लिए कौन सा रोलर? ग्रेवल के लिए स्मूथ व्हील्ड रोलर। सो ग्रेवल और सैंड के लिए स्मूथ व्हील्ड रोलर भी काम कर जाती है। सिल्ट के लिए न्यूमेटिक टाइप रोलर यूज कर सकते हो। क्लियर है। गूंदने के लिए शीफुट रोलर, बिल्कुल सही बात है, नीडिंग एक्शन पे काम करता है वो, इट वर्क्स ऑन नीडिंग एक्शन।
क्लियर है? आगे बढ़े, देखो the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed m times the effective depth of the section for vertical stirrups. अच्छा, shear reinforcement पूछ रहा है आपसे, तो shear reinforcement पूछ रहा है वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए। वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए तो कितनी होती है स्पेसिंग? 0.75d, और वो स्टिरअप्स जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है उनके लिए d होती है, फॉर देम इट इज d। तो वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी? 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, सो 0.75, सो 0.75 टाइम्स ऑफ d, इंक्लाइंड का d, सही बात है। चलो नेक्स्ट, in an orifice used for flow measurement the coefficient of velocity is always, so in an orifice used for flow measurement, orifice use किया आपने flow measurement के लिए, coefficient of velocity is always coefficient of velocity, इसके लिए तो वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू वेरी करती है 0.95 से लेके 0.99 के बीच में, इसका मतलब इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, हमेशा 1 से कम होता है। और वो भी डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? टाइप ऑफ ट्यूब के ऊपर, ये अलग भी बता सकता हूँ मैं आपको। सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ट्यूब ऑल्सो, तो कैसी ट्यूब लगी हुई है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ट्यूब। जैसे ट्यूब हमारी राउंडेड है, जैसे ट्यूब हमारी शार्प एज्ड है, जैसे ट्यूब हमारी राउंडेड बोल दो, शार्प एज बोल दो, तो 0.98 0.98। क्लियर है? तो जनरली वेरी करती है 0.95 से लेके 0.99 के बीच में। इंटरनली एक्सटर्नली उनके भी अप्रोक्सीमेटली 0.98 ही रहती है। बॉर्डर स्ट्राइप ट्यूब में भी 0.98 मिलेगा आपको, देयर ऑल्सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.98। चले आगे, which of the following is not advantage of slow sand filter? Which of the following is not an advantage of slow sand filter? इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है स्लो सैंड फिल्टर का? ठीक है, स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट एसेंशियल, एडवांटेज है लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये पिछले क्लास में बता। रिक्वायर्ड स्मॉलर एरिया एज कंपेयर टू दी, वह ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। रीजन बीइंग, एरिया कैसे निकलता है, प्लान एरिया कैसे निकलता है? डिजाइन डिस्चार्ज बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होती है तो एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा निकल के आती है। सो 2400 टू 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आती है? ज़्यादा निकल के आती है। रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया कम्स आउट टू बी मोर। क्लियर है? चलो, स्टडी फ्लो इन एन ओपन चैनल एग्जिस्ट व्हेन, तो स्टडी फ्लो की बात कर रहा है, तो स्टडी फ्लो इन एन ओपन चैनल एग्जिस्ट। स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो के पैरामीटर किसके साथ चेंज नहीं हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो, इन विच डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम।
इसमें फ्लो के पैरामीटर क्या रहे, कांस्टेंट रहे टाइम के साथ। क्लियर है, डज नॉट चेंज विद टाइम। चले, चलो देखो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। तो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग के लिए कौन सा मेजर लेना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ प्रोसीड हो गया। देखो वो लैग होता है थोड़ा बहुत 20-25 सेकंड का, इसलिए आपको लगता है ऐसा। तो जब जो चीज़ मैं कर रहा होता हूँ वो आपके पास 20-25 सेकंड बाद आती है, तो वो लैग रहता है हमेशा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। तो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, कूलिंग एग्रीगेट्स, नाइट्रोजन पर्जिंग, एडिंग चिल्ड वाटर, हीटिंग ऑफ द वाटर। देखो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग है, इसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी, आपको बढ़ाने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर एग्रीगेट्स का तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए जो पानी मिलाते हैं उसका टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फॉर दैट द टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो हीटिंग ऑफ वाटर कर सकते हो आप। सो यू कैन गो फॉर द हीटिंग ऑफ वाटर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ डिस्चार्ज क्या होता है, व्हाट इज डिस्चार्ज। अच्छा, क्रिटिकल डेप्थ पे नाइट्रोजन पर्जिंग क्या होता है। नाइट्रोजन पर्जिंग एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। तो नाइट्रोजन पर्जिंग इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां पर हम अनवांटेड गैसेस को या दूसरी इंप्योरिटी को एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर्जिंग एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें आप अनवांटेड गैसेस या दूसरी इंप्योरिटी को रिमूव करते हो विद द यूज ऑफ नाइट्रोजन, विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन। इसको टेक्निकली नाइट्रोजन पर्जिंग बोल दिया जाता है। तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, जो सवाल था पीछे। अच्छा, क्रिटिकल डेप्थ पे क्या होता है। क्रिटिकल डेप्थ पे अगर आप डिस्चार्ज कांस्टेंट रखोगे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, और अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रखोगे तो डिस्चार्ज क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। सो डिस्चार्ज विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होगा, द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। 1 and 2 स्पेसिफिक फोर्स के लिए थोड़ी ना होगा, स्पेसिफिक एनर्जी है ना। डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाता है जब स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाए, हमारी कांस्टेंट हो जाए। मैक्सिमम फॉर गिवन एनर्जी स्पेसिफिक फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, चले आगे। क्लियर है, नाइट्रोजन पर्जिंग ये भी हो गया। ठीक है, चलो देखो।
क्या पूछा गया, नहीं याद आ रहा? The vertical angle between the longitudinal axis of the suspended magnetic needle and the horizontal line is referred as, this is referred as dip. इसको dip बोला जाता है, बाकी सबको मैं डिफाइन करके दे देता हूँ आपको. Azimuth क्या होता है? What is being termed as azimuth? Azimuth are defined as horizontal angle that are measured from the reference meridian in the clockwise direction. तो अगर मेरी ये कंसर्न्ड लाइन है, लेट अस सपोज ए बी, ये हमारा है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ. ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको क्या बोल दिया जाता है? एजिमुथ बोल दिया जाता है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एजिमुथ. क्लियर है चीज? अब डेक्लिनेशन क्या होती है? डेक्लिनेशन इज जस्ट एन एंगल, ये जस्ट एन एंगल होता है विच इज इन बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. तो लेट सपोज ये ट्रू नॉर्थ है और ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? डेक्लिनेशन बोल देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज डेक्लिनेशन. तो ये डेक्लिनेशन निकल के आ गया. नेक्स्ट बेयरिंग. बेयरिंग इज द एंगल, तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है जो नॉर्थ और साउथ से मेजर कर सकते हो, ये बेयरिंग कहलाती है. दिस इज टर्म्ड एज बेयरिंग. तो बेयरिंग तो एंगल होता है लाइन का हमारा किसी भी मेरिडियन के साथ. तो इसमें पूछा था वर्टिकल एंगल. अच्छा एक और चीज, ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है, बस ये कौन सा एंगल है? डिप. इसको वर्टिकल एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वर्टिकल एंगल क्या है? So vertical angle between the longitudinal axis of the suspended magnetic needle and the horizontal line is referred as dip. तो ये भी आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो कि ये तीनों तो हॉरिजॉन्टल एंगल ही है. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल. अच्छा दूसरी चीज, जो मेरा एज्यूमेथ अल्फा है यही मेरी बेयरिंग है. ये जो अल्फा है यही मेरी बेयरिंग है. क्यों? एज्यूमेथ आप मेजर करते हो किसके साथ? एज्यूमेथ वो बेयरिंग होती है जो किसके साथ मेजर की जाती है? एज्यूमेथ एज्यूमेथ वो बेयरिंग है जो किसके रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है? ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है. तो अगर ये और कोई मेरिडियन होती, अगर ये और कोई मेरिडियन होती उसके साथ जब एंगल मेजर करते तो वो बेयरिंग ही कहलाती, वो एज्यूमेथ नहीं कहलाता. पर क्योंकि आपने रेफरेंस मेरिडियन को ट्रू नॉर्थ ले रखा है, ये बेयरिंग क्या कहलाएगी? एज्यूमेथ कहलाएगी. दिस बेयरिंग विल बी टर्म्ड एज एज्यूमेथ. तो सबको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following factor does not influence the durability of the concrete? अभी कल मैंने क्लास में कराया था. Yesterday only I have discussed this point in the class. ड्यूरेबिलिटी में कौन कौन से? IS 456 है फिर से, ये डायरेक्टली रेफर्ड फ्रॉम IS 456. ये 456 हमेशा 7 क्यों लिख देता हूँ मैं? So directly referred from IS 456. तो बोल रहा which of the factors does not influence the durability of the concrete? Exposing the concrete to the sun, shape of the members, then workmanship of the concrete, then cover to the rebar. देखो शेप, अगर मैं कोड की बात करूं, कोड में कौन कौन से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि वर्केबिलिटी को वो अफेक्ट करता है? कोड में मेंशन्ड है एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट है, देन कवर है, सो कवर टू द रीइंफोर्समेंट है, देन वर्कमैनशिप है, वर्कमैनशिप है, और शेप और साइज है. शेप एंड साइज, क्वालिटी कंट्रोल भी बोल सकते हो, एंड क्वालिटी कंट्रोल. तो ये सारे फैक्टर्स कोड में मेंशन्ड है. तो शेप ऑफ द मेंबर्स, वर्कमैनशिप, कवर टू द रीइंफोर्समेंट. यानी कौन सा फैक्टर ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा? विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी? एक्सपोजिंग द कंक्रीट टू द सन. तो मेरे ख्याल से ये शुरू में मिल जाएगा आपको वहां पे.
चले आगे। चलो, which of the following material in general will offer strength gain for the longest period? कौन सा मटेरियल स्ट्रेंथ गेन ऑफर करता है लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए? ये सारे के सारे क्या है हमारे? सारे के सारे हमारे पोज़ोलोना है। ऑल दीज आर पोज़ोलोना। इनमें से बोल रहा है जो स्ट्रेंथ ऑफर करता है लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, दैट इज फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा होता है, और कई बार तो ऐसा भी मिलेगा आपको कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ फ्लाई ऐश की वजह से आपको ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू ओपीसी। So there may be a case that ultimate strength may come out to be more than OPC. तो वो डिपेंड कर जाता है इसकी क्वांटिटी के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश may lead to the formation of the cement. Fly ash may lead to the formation of the cement, ultimate strength of which is even more than that of the OPC. हाँ, इनिशियल एज में स्ट्रेंथ कम होती है ओपीसी से, 90 दिन के आसपास ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, पर क्योंकि हाइड्रेशन कंटिन्यूसली चल रही होती है तो हो सकता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ फ्लाई ऐश के ऐड करने से आपको ओपीसी से भी ज्यादा मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। चले आगे। According to IS 456, a completely immersed in sea water, कोड अमेंडमेंट में फ्लाई ऐश का भर भर के दिया हुआ है। हाँ, so according to IS 456, a completely immersed in sea water will be considered to be exposed in which of the following condition? Completely immersed है, सीवियर, माइल्ड, एक्सट्रीम, मॉडरेट। कंप्लीटली इमर्स्ड हमारे सीवियर में आता है। सीवियर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? सीवियर में हमारे फैक्टर आते हैं, फिर से कोडल है IS 456। सीवियर में आते हैं हमारे ऑल्टरनेट, सीवियर में आते हैं ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। So alternate wetting and drying, then occasional freezing, और immerse in sea water, immerse in sea water, immerse in sea water, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है उसके अंदर। वेटिंग ड्राइंग आ गया, तो ये सारी हमारी सीवियर कंडीशन है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैनल सपोर्टिंग यूडीएल। देखो ये सवाल पूछा हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कितना है? PL²/8। मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, नथिंग इज टू बी एनालाइज्ड हियर। क्लियर है? Next, in the distribution of the pipe, so in the distribution of the, अच्छा नहीं, in distribution network of pipe, distribution network, the sum of the piezometric head drops around each elementary circuit is 0, सही बात है। The sum of the discharge, गलत बात है। The total head at each node is same, गलत बात है। The piezometric head loss in each arm of the circuit is same, गलत बात है। क्या है ये हमारा? ये हमारा हार्डी क्रॉस मेथड है। So this is the Hardy cross method. तो पहली स्टेटमेंट सही है। So sum of the piezometric head drop around each elementary circuit is 0 volt. तो समेशन ऑफ हेड लॉस क्या निकल के आता है? हर सर्किट में 0 निकल के आता है।
तो पहली स्टेटमेंट सही है, द फर्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर इज ए। Which of the following is not an advantage of sedimentation tank used for purifying the water? इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो ये बोल रहा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। हैव लिटिल हेड लॉस ऑफ हैव लिटिल लॉस ऑफ हेड, बिल्कुल सही बात है, टैंक बहुत बड़ा होता है, बाउंड्रीज लिमिटेड होती हैं, तो हेड लॉस कम निकल के आता है। एरिया रिक्वायर्ड इज लेस, सेडिमेंटेशन टैंक की रिक्वायरमेंट, ठीक है। देन देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द टाइम, कोई वेस्टेज नहीं है टाइम की, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द टाइम। वेस्टेज है टाइम का, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल यूनिट है सेडिमेंटेशन टैंक, तो जब भी ब्रेक डाउन होगा वेस्टेज होगा टाइम का हमारा, तो ये एडवांटेज नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। रिक्वायर्स लेस लेबर एंड सुपरविजन, सही बात है। तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। जब फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम लॉस मिलेगा आपको, सो देयर इज वेस्टेज ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंट हेड लॉस, फ्रीक्वेंट हेड लॉस नहीं है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस है। तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए क्या पूछा हुआ है। For a structural steel-based construction in which the connection between the members, beam and column at their junction will not resist any appreciable moment, shall be assumed to be hinged is a type of, अच्छा, is a type of structural steel-based construction in which the connection between the member at their junction will not resist any appreciable moment। अच्छा, moment resist नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? Shall be assumed to be hinged in a type of what? बस क्या होते हैं ये? सिंपल कनेक्शन ही तो होते हैं हमारे। सेमी रिजिड कहाँ से आ गया? रिजिडिटी है उसके अंदर, कोई मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर रहा है ये, इट इज नॉट रेजिस्टिंग एनी मोमेंट। इसको आप अज्यूम कर लोगे हिंज्ड है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस विल बी टर्म्ड एज सिंपल कनेक्शन होगा ना। सेमी रिजिड कनेक्शन क्या होता है? सेमी रिजिड में कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी? रेजिस्टेंस मिलेगी ना। तो सेमी रिजिड वो कनेक्शन होता है विच हैव, सो वी कैन से हैव some degree of rotational restraint, some degree of rotational restraint, इसमें रोटेशनल रिस्ट्रेन मिलेगी आपको। तो कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पे मोमेंट जीरो नहीं होता यार, मोमेंट इज नॉट जीरो, पर यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? हिंज है ना, ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट जीरो दे रखा है आपको, तो यहाँ पर पार्शियल रेजिस्टेंस आती है। क्लियर है? तो आंसर इज बी। तो सेमी रिजिड में मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी आपको, इट विल नॉट बी जीरो। चलो, for the sludge digestion system to work efficiently, the pH of the sludge should be in the range of 6.5 to 8.5, sorry 6.5 to 7.5। क्यों? Because of methane formers, बता रखा है पूरी कहानी, इन डिटेल पूरी कहानी डिस्कस की हुई है। So because of methane formers, डाइजेस्टर की पीएच किस में होनी चाहिए? 6.5 to 7.5 के बीच में होनी चाहिए। तो आंसर क्या दे रखा है? बी। क्लियर है? चलो,
In case of structural steel construction, the minimum distance between the center of the fastener shall not be less than m times the nominal diameter of the fastener. So in case of structural steel construction, the minimum distance between the center of the fastener shall not be less than 2.5 times the nominal diameter. So 2.5 times of d. So answer is 4. Again a simple problem. Simple सवाल है फिर से. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. In case of paint, the change characteristics by an appreciable reduction in initial flexibility, cohesion and adhesion of the film is termed as. इसको क्या बोला जाता है? So in case of the paint, the change characteristics by appreciable reduction in the initial flexibility. ठीक है. Cohesion and adhesion of the film is termed as. This is termed as brittleness. जहाँ पे appreciable reduction निकल के आ जाए flexibility के अंदर, where there is an appreciable reduction in the flexibility, cohesion and adhesion of the film, this property of the paint is technically termed as brittleness. करा रखी है सारी आप, तो नोट्स में मिल जाएगा आपको. You can check the notes. So इसको technically क्या बोल देते हैं? Brittleness बोल देते हैं. So this is technically termed as brittleness. देखिए क्या पूछा है. What is the point of contraflexure? Point of contraflexure क्या होती है? So point of contraflexure, सिंपल सवाल है. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए, साइन चेंज करे, तो वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, इसको हम पॉइंट ऑफ contraflexure बोल देते हैं. नेक्स्ट, coefficient of thermal expansion of the structural steel is taken as. Structural steel की coefficient of thermal expansion वेरी करती है. ये 12.4 से लेके 11 into 10 is per minus 6. This is the coefficient of thermal expansion of structural steel. तो 12.5 से लेके 11 के बीच में वेरी कर रही होती है. देख लो आपको आंसर में क्या दे रखा है. क्लियर है? सो आंसर इज ए. Why mercury is preferred? मर्करी को प्रेफर क्यों किया जाता है? तो मर्करी को प्रेफर क्यों करते हैं, बता सकते हैं भैया? मर्करी को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो क्योंकि मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फायदा क्या निकल के आता है?
फायदा ये निकल के आता है, इसमें जो ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली छोटी निकल के आ जाती है। अगर आपने किसी और फ्लूइड को यूज कर लिया फॉर सेम मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, जो ट्यूब की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। Hence it is being used. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most accurate method for determining the water content of the soil? So which of the following is the most accurate method for determining the water content of the soil? सबसे accurate method oven drying method, सबसे fast method calcium carbide method, सबसे inaccurate method alcohol method, सबसे महंगा method nuclear density method। सबकी प्रॉपर्टी बता दी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an advantage of indirect method of contouring? इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? So which of the following is not the advantage of indirect method of contouring? So indirect method of contouring. So advantage की अगर हम बात करें, एडवांटेज नो इनडायरेक्ट का नॉन टीडीएस, जल्दी कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, लेस एक्यूरेट, तो ये प्रॉपर्टी है। फास्ट होता है ये, इट इज फास्ट। लेस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज एरिया के लिए यूज करते हैं। देन यही है, तो बोल रहा है कैन बी यूज फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, सही बात है। क्विक, ये रहा फास्ट, सही है। वेरी एक्यूरेट गलत है, एक्यूरेसी कम होती है। सस्ता होता है, तो लिख दो एक एडवांटेज है भैया, चीप है, सही बात है। चले आगे। लेस रिसोर्स मतलब करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट। क्लियर है? चले चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, टूट गया? नहीं, टूटा नहीं है। For a given type of compaction, so higher density, lower moisture, ठीक है। बफर हो रहा है, मेरा तो सही चल रहा है यहाँ पे, आपका बफर कैसे कर रहा है? दो सवाल बचे हैं, वैसे भी खत्म करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। लो आखिरी सेकंड लास्ट प्रॉब्लम आ गया। इट्स फाइन। हाँ वो नेट चला गया होगा बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ, ये होगा डेट्रिटियस एक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड द एग्रीगेट।
अच्छा, so which of the following tests estimate the chemical effect of detritus action between the cement and aggregate? माइक्रो डेवल टेस्ट नहीं भैया, माइक्रो डेवल टेस्ट तो ये हमारा एब्रेशन टेस्ट है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ये हमारे टफनेस का टेस्ट है। लॉस एंजलिस टेस्ट ये हमारा हार्डनेस पता करने का टेस्ट है। तो मोटार बार टेस्ट आ गया। तो मोटार बार टेस्ट, तो ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन निकालने के लिए होता है। तो मोटार बार टेस्ट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड aggregate alkali, so aggregate alkali reaction potential, तो इसको मोटार बार टेस्ट बोला जाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मोटार बार टेस्ट। तो ये हमारी मोटार बार टेस्ट है। खत्म आपका पूरा पेपर। 79 नंबरिंग गलत डली हुई है मतलब कोई। तो 2 पेपर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। 2 ऑफ द पेपर्स आई हैव कंप्लीटेड। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब आएगा बचा हुआ? देखो शेड्यूल आ गया, देखो तो सही अपना ऐप खोल के शेड्यूल देखो, आ गया अपने आप, आपके बोलने से पहले ही आ गया। सो योर डीडीए पार्ट इज कंप्लीटेड, आपका डीडीए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट मैराथन भी आ गई है, देखो आज रात को आ जाएगी। यूट्यूब पे कब होगा? देखो आज रात को ही सेशन लगा हुआ है। आपसे पहले मैं सोचता हूँ, सारी बातें सोची हुई होती है, इतना जल्दी में क्यों रहते हो? यूट्यूब पे कब होगा अगला मैराथन? देखना रात को आ जाएगा 9 बजे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब होगा? अपना ऐप खोल के देखो, वो भी लगा दी क्लास, उसकी क्लास भी लग गई है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।